बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 4 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए जनरल रिएक्शन। पहले जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ मेस सेक्शन, कि कैसे हमारे पास जो रेट है वो डिपेंड करता है किस पे, रिएक्टेंट की कंसिड्रेशन पे। और आज हमने क्या करना है, आज हमने एक इक्वेशन, एक एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव करनी है। किसके लिए डिराइव करनी है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। और माइंड में हमने क्या रखना है? कोई जनरल रिएक्शन। इसके लिए सबसे पहले आपको बताया है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको डिनोट किससे करते हैं? Kc से। ये आपके पास क्या है? इट इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप दैट शोज हाउ द कंसिडरेशन ऑफ प्रोडक्ट वेरी विद द कंसिडरेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसी कहते हैं? आपके पास एक ऐसी मैथमेटिकल फॉर्म है, एक ऐसी एक्सप्रेशन है जो आपको बताती है कि कंसिडरेशन ऑफ प्रोडक्ट कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टेंट के अकॉर्डिंगली कैसे चेंज होते हैं। इक्वेशन डिराइव करने से पहले आपको पिछला जो कॉन्सेप्ट है वो माइंड में रखना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट से हम डिस्कस करते आ रहे हैं ऐसे रिएक्शन जो कि दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होते हैं। The reaction that proceed in both direction, that is forward as well as reverse direction. यहाँ पे हमने एक जनरल रिएक्शन कंसिडर किया, A प्लस बी गिव्स अस C प्लस D। ये जो सिंबल है डबल एरो, हाफ हेडेड डबल एरो, तो ये किसको रिप्रेजेंट करिए कि रिएक्शन हमारे पास क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर आप देखो तो ये हमारे, अगर हम रिएक्शन को स्प्लिट करते हैं तो ये दो डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है, वन इज फॉरवर्ड एंड अदर इज बैकवर्ड। तो लॉ ऑफ मेस सेक्शन के अंदर हमने फॉरवर्ड के लिए भी के एफ डिराइव किया था और रिवर्स के लिए के आर डिराइव किया था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्स डायरेक्शन। कैसे डिराइव किया था थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपके पास था जनरल रिएक्शन, ए प्लस बी गिव्स अस सी प्लस डी। यहाँ पे आपने कहा था कि अगर हम इस रिएक्शन को स्प्लिट करते हैं, वन इज फॉर फॉरवर्ड एंड अदर इज फॉर रिवर्स, तो दोनों को हमने सेपरेटली मेंशन किया था। फिर हमने प्रोपोर्शनैलिटी को आर एफ इज व्हाट, इट इज द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, और प्रोपोर्शनैलिटी को जब रिमूव किया था तो उसकी जगह एक कांस्टेंट लगाया था विच इज के एफ। व्हाट इज के एफ? इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक क्वेश्चन हमारे पास ये आ गई। सेकंड सेम हमने रिवर्स के लिए किया था, तो रिवर्स के लिए क्या था? आर आर। ये आर किसको रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ रिवर्स, rate of equilibrium in reverse direction. And what is KR? It is the equilibrium constant for reverse direction. तो ये आपके पास दो इक्वेशन मेन आ गई, ये और ये वाली। स्टार्ट में आपने इसी तरह से लिखना है, जब आप डेरिवेशन करोगे तो ये मैथमेटिकल फॉर्म आपने इसी तरह से उठा के लिखनी है। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। इक्वेशन आपको बता दी कहाँ से करनी है। नेक्स्ट हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट आपको बताया था किसको रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है मोलर कंसंट्रेशन को, नंबर ऑफ मोल्स को, चाहे वो रिएक्टेंट के हैं या प्रोडक्ट के। उसके बाद हमने जो टर्म डिस्कस की थी वो थी के एफ। के एफ इज व्हाट? इट इज द कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। सिमिलरली व्हाट इज के आर? के आर इज द कांस्टेंट फॉर रिवर्स डायरेक्शन, जो हमने आपको पीछे बता दी थी। अब आ जाते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन जो आपके पास पीछे आया। आर एफ आपने फाइंड किया विच इज इक्वल टू के एफ ए इंटू बी, कंसिडरेशन ऑफ ए इंटू कंसिडरेशन ऑफ बी। सिमिलरली जो आपके पास इक्वेशन बी थी, सेकेंड जो इक्वेशन आई थी आर आर वाली, वो किसकी इक्वल थी? इट इज इक्वल टू के आर इंटू सी, कंसिडरेशन ऑफ सी, मोलर कंसिडरेशन ऑफ सी एंड मोलर कंसिडरेशन ऑफ डी। जब आपके पास स्टेट आ जाती है इक्विलिब्रियम, अब हमने इन दोनों को इक्वल क्यों लिया? इक्वल इसलिए लिया कि जब आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आपको पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाता है किसके? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। यहाँ पे आपके पास ये दोनों रेट जो हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं? इक्वल। तो दोनों वैल्यूज जब इक्वल हैं तो इनकी जो कंसिडरेशन है वो भी आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये वाली जो फाइनल फॉर्म आपके पास है कि जब आपके पास रेट इक्वल हो गए तो कंसिडरेशन भी आपके पास क्या होगी? इक्वल। आर एफ आर आर आपस में इक्वल हो गए
तो सेम आपके पास के एफ ए इंटू बी विच इज इक्वल टू के आर सी इंटू डी। जब ये कंसिडरेशन आप में आपस में इक्वल होगी, अब हमने क्या निकालना है, इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या लिख लिया हमने, के एफ ओवर के आर। ये के एफ के आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके हमने इसको डिवाइड कर दिया। व्हाट अबाउट ए बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो के एफ ओवर के आर, इस ये के आर कहाँ से है, ये वाला के एफ, ये के आर इस साइड है, हमने मूव कराया। के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू सीधी अपनी जगह पे। अब ये जो ए बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू सी डी ओवर ए बी। what is kf? Kf is the equilibrium constant for forward direction. And what is kr? Kr is the equilibrium constant for reverse direction. What is c and d? C is the molar concentration of reactant C. D is the molar concentration of reactant D. A is the molar concentration of reactant A and B is the molar concentration of reactant B. तो के एफ ओवर के आर, ये आपके पास दो कांस्टेंट है। ये दो कांस्टेंट जो है उनको इक्वल लिया जाता है के सी के। ये जो दो कांस्टेंट है इसको इक्वलेंट लिया जाता है किसके, के सी के। व्हाट इज के सी? के सी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए था, ये रिवर्स के लिए था। तो दोनों का जो हमारे पास रेशियो आएगी, तो वो रेशियो किसकी इक्वल हो जाएगी, के सी के। अब हमारे पास इक्वेशन डिराइव होगी, जो हमने मेन इक्वेशन डिराइव करनी थी, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू, ये एक दूसरे की क्या कहलाए, प्रोडक्ट कहलाए। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब कौन सा वाला प्रोडक्ट, रिएक्टेंट गिव्स अस प्रोडक्ट, ये वो वाले प्रोडक्ट की बात करें। एक तो इन दोनों का प्रोडक्ट मीन जब दो चीजें जैसे आप मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उनको प्रोडक्ट ही बोलते हो। तो यहाँ पे सी और डी आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और दूसरा जो हम टर्म प्रोडक्ट वाली यूज कर रहे हैं, वो किस लिए यूज कर रहे हैं, वो जो रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाया उस प्रोडक्ट के लिए। तो इट इज दी product of concentration, molar concentration of product to the, yeah, divided by molar concentration, product of molar concentration of reactant। ऐसे आप इस इक्वेशन को क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। अब आ जाते हैं नीचे जो टर्म्स है उनको एक्सप्लेन करें, फिर हम कोफिशिएंट पे जाएंगे। वेयर केसी इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये जो केसी है इसको आपने क्या बोल दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो, किसके बीच में रेशियो है इसकी बात करें, इट इज द रेशियो of the mathematical product of concentration of substance from at equilibrium to the mathematical product of concentration of reacting substance, that is reactant। ये आपके पास आ गया, mathematical product of product to the mathematical product of reactant substance or reactant। इक्वेशन आपके पास डिराइव होगी। अब यहाँ पे जरूरी तो नहीं है हमारे पास कंसंट्रेशन हमेशा 1 मोल ही हो, ये तो हमने जनरल रिएक्शन कंसिडर किया था। तो रिएक्शन अगर 2 मोल्स हैं, 3 मोल्स हैं, देन हमने क्या करना है, तो इसके लिए कहता है फिर हमने कोफिशिएंट को इनकी पावर में लिखना है। जितने भी कोफिशिएंट होंगे उनको किधर लिखेंगे, इनकी पावर में लिखेंगे। तो इसके लिए जो फार्मूला आप यूज करोगे फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। प्रोडक्ट तो सेम रहेगा, लेकिन स्टार्ट में अगर सी के स्टार्ट में अगर 2 मोल्स यूज हुए तो वो 2 इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। डी की आपने 1 मोल यूज किए हैं तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1। ए के आपने 3 मोल्स यूज किए तो ए की पावर क्या हो जाएगी, 3। इसी तरह से कहता है जो आपके पास कोफिशिएंट होंगे वो क्या आ जाएंगे, पावर में आ जाएंगे। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ, ये भी तो एक दूसरे के प्रोडक्ट हुए, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए और बी आपकी क्या होगी, रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट होगा आप उसको इसकी पावर में लिख लोगे। नेक्स्ट कहता है अब हम इसको अप्लाई करते हैं। पहले हमने जनरल रिएक्शन लिया, अब यहाँ पे हमने क्या ले लिए, साथ में उनके कोफिशिएंट भी ले लिए। a प्लस बी गिव्स अस c प्लस d। अब ये स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आप इक्वेशन देखते हो ना, 2hi गिव्स अस h2 प्लस i2। ये जो 2hi है, 2 जो है, 2 क्या है आपके पास, कोफिशिएंट है। तो जब आप 2hi लिखोगे तो hi तो आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखोगे और 2 को क्या करोगे, उसकी पावर बना लोगे।
where A, B, C and D are the molar concentration of A, B, C and D respectively. कैपिटल A, B, C, D जो है वो आपकी क्या है, रिएक्टेंट है, और ये जो स्मॉल वाले हैं ये क्या है, उनकी मोलर कंसंट्रेशन है। अगर 1 1 होता फिर तो हमें इनकी लिखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं हर रिएक्शन में ये 1 ही हो, 1 से एक्सीड भी कर सकते हैं, तो फिर हम क्या लिखेंगे, इनको पावर में लिख लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द कोफिशिएंट। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द कोफिशिएंट। ए और बी और सी और डी इनके कोफिशिएंट आ गए। अब कहते हैं ये जो केसी है, केसी से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, जो आपके पास फाइनल फॉर्म आई केसी, इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो देखो केसी, केसी डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से। सी और डी के डायरेक्टली रिलेटेड है या नहीं। तो जब आपके पास केसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, केसी की वैल्यू अगर आपके पास ज़्यादा होगी, इट मीन्स प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपके पास क्या है, ज़्यादा है। अगर केसी की वैल्यू कम है तो इट मीन्स प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी आपके पास क्या है, कम है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन कौन सी कंडीशन पे डिपेंड करता है, तो माइंड में रखना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास एक्सटर्नल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर थोड़ा बहुत एक्सेप्शनल केस आ जाता है, वो भी तब कि जब हम कंडीशन को चेंज करेंगे, मीन्स हम प्रेशर चेंज करें, कंसंट्रेशन चेंज करें, टेम्परेचर चेंज करें, कैटलिस्ट चेंज करेंगे, तो ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा। इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने का क्या मतलब है, रिएक्शन या तो फॉरवर्ड में होगा या रिवर्स में स्टार्ट होगा। लेकिन जब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है, तो ये वाली कंडीशन जो है वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, ये इक्विलिब्रियम इन कंडीशन पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास है वैल्यू। अब कैसी की वैल्यू जो है वो वेरी करती है किसी भी स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए। केसी को हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि ये रिएक्शन है तो इसके अंदर केसी की वैल्यू यही होगी। जब आपके पास रिएक्शन चेंज होंगे तो केसी की वैल्यू भी क्या होगी, आपके पास चेंज होगी। ये इंशाल्लाह आगे आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। वैल्यू ऑफ केसी आपके पास सेपरेट टॉपिक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम या एग्जाम्पल 9.2। अच्छा, उससे पहले जाने से पहले आपको लाफ मैथ सेक्शन दिया था कि लाफ मैथ सेक्शन आपने नोट डाउन करके पिक सेंड करनी है। और इसके साथ आज जो हमने डेरिवेशन की है, डेरिवेशन में थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिकल फॉर्म जैसे आपको बताया कि सेपरेट पहले आपने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लिखना है, देन आपने रिवर्स रिएक्शन के लिए करना है, और देन हमारे पास जो फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म आई है वो करके उसके बाद कोफिशिएंट अप्लाई करके फाइनल इक्वेशन आपने डिराइव करके ये पिक सेंड करनी है। इसके लिए आपके पास जो है वो सिर्फ आपके पास जो टाइम है वो है 24 आवर्स। क्लियर हो गया। अब आगे जाते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये भी आपने करनी है और प्रैक्टिस के साथ आपने फिर सेंड भी करना है। एग्जाम्पल 9.2। 9.2 में क्या कह रहा है, राइट एन इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर अ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। आपके पास एक इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन एक सिस्टम है जो कि आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये आपके पास क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गए। टेम्परेचर गिवन है, कितने टेम्परेचर पे, टेम्परेचर नहीं सॉरी प्रेशर गिवन है 150 to 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और साथ में टेम्परेचर है 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने टेम्परेचर पे ये कंडीशन है इस सिस्टम की कि इतना ये टेम्परेचर प्रेशर होगा तो तब आपके पास अमोनिया फॉर्मेशन होगी, और तभी आपका सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। इन दोनों ने रिएक्ट किया और आपके पास क्या बना दिया, अमोनिया बना दिया। इसके लिए आपने क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, केसी, डिनोट किसे करते हैं, केसी, विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, NH3 आ गया। अब ये वाला जो 2 कोफिशिएंट था वो किधर चला जाएगा, पावर में। क्लियर हो गया। डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट N2H2। अब H2 क्या था, N2 के साथ कुछ भी नहीं है, तो मोलर कंसंट्रेशन 1 हुई, जरूरी नहीं है इसको लिखना। H2 की मोलर कंसंट्रेशन पावर क्या है, 3, ये आ गया। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से कहता है ये आपके पास डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। इसके लिए डिफरेंट इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है, इनके लिए आपने क्या लिखना है, कैसे लिखना है, एक दो मैं आपको बता दे रही हूँ। इसके लिए कैसी क्या होगा, NO2 पावर क्या हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाय N2
इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2 पावर O2। ये सारा आपने जो है सॉल्व करके जिस तरह से ये एक्सप्रेशन लिखी है ये आपने क्या करना है, सेंड करना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये लेंथ टॉपिक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। बाकी जो होमवर्क टास्क और जो कुछ भी आपको दिया है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के अच्छे से करना है। थैंक यू वेरी मच।